हेलो। हाँ। क्या हाल चाल है? क्या हुआ? आए? तब ईद मना लिए आप लोग? देखो जी, सब चीज चल रहा है ना सही से? देखा? ऑनलाइन वाले लोग एक बार बता दीजिए तो। सब चीज ठीक है, पढ़ाना शुरू करें ना? अरे आप लोग से थोड़े पूछ रहे हैं। दालों में हाँ, भातों में हाँ। आपको खिचड़ी खिला देंगे जो बोल रही है। खिचड़ियों में हाँ। जानते हैं भारत में पर्वे और इतना होता है ना, क्या कहा जाए। भारत पर्वों का देश है। हाँ, चल रहा है। हेलो। ठीक है सब। आइए। पिछले क्लास में जो बताए थे वहां से आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ा रहे थे? बंद काहे न हो रहा है? आ? अब एकदम शांत हो जाइए। क्या बताए थे पिछले क्लास में? क्रांतिकारी आंदोलन बता रहे थे। क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण न बता रहे थे। देखते रहना है लड़का। हाँ, सो मत जाना वहां पे। ठीक है, मौसम खराब चल रहा है अभी। तो पढ़ा रहे थे हम आपको क्रांतिकारी आंदोलन। पिछले सेशन में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित चर्चा किए थे। आज के सेशन में उसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले दो चार पांच गो फैक्ट हम आपको लिखाना चाहते हैं, जो कि पिछले सेशन में बताए हैं, परंतु आपके नोट में नहीं है। तो वही दो चार पांच फैक्ट जो है हम आपको लिखाना चाह रहे हैं। तो आप सबसे पहले वो दो चार पांच फैक्ट को लिख लीजिए और फिर तो आगे बढ़ना ही है।
चलिए, भगत सिंह के विषय में बताए थे ना? हाँ, और साथ ही साथ जो है हम आपको ये भी बताए थे कि बीपीएससी एक बार पूछा है कि भगत सिंह जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था तो उस समय उनका उम्र कितना वर्ष था? उस समय उनका उम्र कितना वर्ष था? ये आपके बीपीएससी परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको कैलकुलेट करके हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले काकोरी कांड से संबंधित दो फैक्ट है जो कि आपको लिखना है। एक यह कि काकोरी कांड में सरकारी वकील या लोक अभियोजक के तौर पर काम कौन किए थे? तो पंडित जगत नारायण मुल्ला। और दूसरा यह कि काकोरी कांड में जो एचआरए के, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया, उनके बचाव हेतु किनकी अध्यक्षता में वकीलों की एक समिति ने काम किया? तो गोविंद बल्लभ पंत। पिछले सेशन में यह सब बात की चर्चा हम आपके साथ किए थे। तो यही सब बात जो है, सबसे पहले ये दो फैक्ट जो है आप अपना लिखिए, और हम तो आपको बताए ही हैं कि आप अपना एक कॉपी बना लीजिए, और उसमें जो है नोट तो अपना है ही, नोट के अलावे जो 2-4-5 पॉइंट आपके नोट में नहीं मिलेगा, लेक्चर के दौरान जो बताएंगे और जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग कॉपी बनाए होंगे, और जो भी चीज हम आपको कॉपी में लिखाते हैं उसको आप लिखते जा रहे होंगे। इतना तो आप पे आशा कर ही, आपसे आशा किया ही जा सकता है। क्या है या नहीं है? करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा और आपको भी वो काम करना पड़ेगा, समझे? ऐसे आशा, विश्वास, भरोसा आज के डेट में किसी पर करने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। लिखिए, लिखिए ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी लिखिए, ठीक है? लिखिए, काकोरी कांड काकोरी कांड में नामजद, काकोरी कांड में नामजद, काकोरी कांड में नामजद क्रांतिकारियों को, काकोरी कांड में नामजद क्रांतिकारियों को बचाने के लिए, काकोरी कांड में नामजद क्रांतिकारियों को बचाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में, काकोरी कांड में नामजद क्रांतिकारियों को बचाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक बचाव समिति का गठन, एक बचाव समिति का गठन, एक बचाव समिति का गठन, एक बचाव समिति का गठन किया गया था। एक बचाव समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट,
काकोरी केस में लोक अभियोजक काकोरी केस में लोक अभियोजक अर्थात सरकारी वकील के तौर पर काम पंडित जगत नारायण मुल्ला ने किया। 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 अब नीचे से लिखिएगा। अब भगत सिंह से संबंधित जो है जिन घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया उस समय उनका उम्र क्या था, इसको जो है लिखना है, क्योंकि एक बार बीपीएससी यहां से प्रश्न पूछ दिया है तो आगे बीपीएससी तो पूछ ही सकता है, और बीपीएससी के पूछे हुए प्रश्न बिहार एसआई परीक्षा में पूछा जाता है। और देखिए यहां पर एक बात हम आपको बतलाना चाहेंगे। अभी 1275 की फिजिकल की तैयारी करने वाले कुछ छात्र एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की समस्या से जूझ रहे हैं। एनसीएल नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, जैसे अगर आप ओबीसी या ईबीसी में आते हैं, ओबीसी या ईबीसी में आते हैं तो आपको जो है एक एनसीएल बनाना होता है, और अगर आपके पास एनसीएल है तब ही आपको ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल पाता है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको जो है ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है एक प्रकार का, वो जो जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% तक आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण का लाभ आप तब उठा पाते हैं जब आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो। तो अब जो है पहले ये सब नहीं था मामला, लेकिन अब नया जो है 2023 तथा उसके बाद से जो है अब एक नीति बोर्ड लागू कर रहा है कि जिस वर्ष नोटिफिकेशन आया है उसी वर्ष का एनसीएल आपके पास होना चाहिए। उसी वर्ष का एनसीएल आपके पास होना चाहिए। तो हाल फिलहाल में एक नोटिस बीपीएसएससी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें बोर्ड ने इस बात का जिक्र किया है कि 1275 का फिजिकल देने आने वाले जो भी छात्र हैं उनके पास 1 अगस्त 2023 से पहले का एनसीएल होना चाहिए। 1 अगस्त 2023 से पहले का एनसीएल होना चाहिए। ये गलत किया है। खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदला जाता है, लेकिन बोर्ड है, बोर्ड अपने नोटिफिकेशन में इस बात को भी शामिल कर दिया है, वो जब चाहे तब चीजों में परिवर्तन कर सकता है। ऐसा अपने नोटिफिकेशन में बोर्ड लिखता है। तो अब देखिएगा क्या होगा जानते हैं। 1275 वाली वैकेंसी में कुछ ऐसे छात्र भी छट जाएंगे
जिनके पास मार्क भी अच्छा खासा है, जो फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन 1/8/2023 से पहले का एनसीएल नहीं है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है, इस आधार पर वो बच्चा छट जाएगा। सब चीज होते हुए भी, सब चीज होते हुए बच्चा छट जाएगा। तो आप सभी लोग जो भी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, 2024 में वैकेंसी आनी है और वैकेंसी आएंगी 2024 में, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, आप चीजों को समझिएगा। हाल फिलहाल में सीएसडीएस एक कंपनी है, एक प्रकार से कहिए तो एक प्रकार का कंपनी है जो सर्वे करता है। सीएसडीएस एक प्रकार का कंपनी है जो सर्वे करता है, और हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले का, 1 या 2 दिन पहले का बात है, सीएसडीएस एक सर्वे किया है पूरे भारतवर्ष में, और लोगों से पूछा गया है, उसमें सवाल, कई सारे सवाल पूछे गए हैं, उसमें लोगों से एक सवाल यह पूछा गया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किस मुद्दा पर मतदान करेंगे। तो लोगों ने बढ़ चढ़कर उस सर्वे में भाग लेते हुए जो अपना मत दिया है, उसमें उनका मानना है बेरोजगारी के मुद्दा पर हम मतदान करेंगे, गरीबी के मुद्दा पर हम मतदान करेंगे। तो बेरोजगारी आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या है, तो लोग बेरोजगारी के मुद्दा पर मतदान करने जा रहे हैं, और बेरोजगारी दूर करना है तो सरकार को रोजगार देना होगा। तो आज के डेट में रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। और ऐसे भी जो 2213 वाले हैं, उनका आज पीओपी है, पासिंग आउट पैरेड है। लोग हमको भी बुलाए थे लेकिन हम गए नहीं, हमको लगा आप लोग को पढ़ाने से ज्यादा महत्वपूर्ण वहां जाना नहीं है, आप लोगों को पढ़ाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी वजह से हम नहीं गए। ऐसे भी वो लोग अब अपने जीवन में सफल हो गया है। हमारा अपना मानना होता है कि जो लोग सफल हो गए हैं उनसे ज्यादा मिलने जुलने का नहीं है, जो लोग असफल हैं उनसे मिलने जुलने का है और उनको आगे बढ़ाने का है, समझ गए। इसी वजह से भी आज हम नहीं गए पासिंग आउट पैरेड में। आज पासिंग आउट पैरेड है उन लोगों का 2213 वाला का, और उसके बाद 1275 वाला इंटर करेगा, और फिर आप ही लोग का बारी आएगा। तो 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, और इसी वजह से, और आज हमारे नीतीश कुमार जी चुनाव यात्रा पर निकले हैं निश्चय रथ से। उस पर एक तरफ लिखा हुआ है पूरा बिहार मेरा परिवार है, और दूसरे तरफ लिखा हुआ है रोजगार का मतलब नीतीश सरकार। तो ये सब चीज, ये सब छोटा छोटा चीज है जो यह दर्शाता है कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और यह दर्शाता है कि आने वाले दिनों में बिहार में वैकेंसी की भरमार होंगी, और निश्चित तौर पर वैकेंसी आएगा 2024 में। और आप अभी महीना 2 महीना में जो है वैकेंसी तो आना ही आना है, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा अगस्त 2024 से पहले जो बात बोल रहे हैं कान खोल करके दिमाग में जो है ना बैठा लीजिए। ओबीसी आरक्षण का लाभ उठाने वाले लोग, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ उठाने वाले लोग, आप सब चीज करते हुए भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छांट देगा। आप पता कर लीजिएगा 689 एक्साइज पुलिस वाला वैकेंसी में क्या हुआ है, उसमें हम केस भी किए हुए हैं, समझ गए। तो बात यह है अगस्त 2024 से पहले, यानी लोकसभा चुनाव के बाद और अगस्त से पहले, आप जो भी ओबीसी समुदाय के लोग हैं एनसीएल अपना बना लीजिएगा, और जनरल कैटेगरी के लोग हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपना बना लीजिएगा, नहीं तो बाद में जाकर के रोना पड़ेगा आपको। सब चीज होने के बावजूद आप छट जाएंगे। क्या बोले हैं, कुछ समझे? हाँ, तो सर्टिफिकेट भी बहुत मायने रखता है, और आप देखिएगा बहुत हल्ला होगा, आप देख लीजिएगा, समझे। तो ये चीज हम बता दिए हैं। अब आगे आइए। तो
हाय क्या बोल रहे हैं? अरे हे भगवान, आप हमको ये बात बताइए कि कुछ लोग के मन में होगा बना करके क्या करेंगे, वैकेंसी आएगा तब ना। मान लिया जाए नहीं आया, उसमें क्या है जानते, 1/8/2023 से पहले का एनसीएल ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। 1/8/2023 से पहले का एनसीएल और ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। तो आपके वैकेंसी में दे देगा 1/8/2024 से पहले का होना चाहिए। तो अगर जुलाई अगस्त में बना लीजिएगा फिर भी वह वैलिड माना जाएगा। समझ गए? पर साल बनाइए एनसीएल ईडब्ल्यूएस, बहुत बड़ा समस्या बन गया है एनसीएल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। पर साल बनाइए ना महाराज, क्या 200 400 500 रुपया तो जाकर के देना होता है? नहीं बनाता है, फ्री में बन जाता। अरे वो फ्री में तो बन जाता, वो बात तो हम जानते हैं, लेकिन 200-400 घूस दे दीजिएगा तुरंत बना के दे देगा। हम ही बात बोल रहे हैं। अब भ्रष्टाचार तो है, ये है देश में, समझे? चलिए अब आगे आइए। है शांत रहिए। है क्या बोल, वही तो लिखा रहे हैं, वही तो हम भी लिखा रहे हैं, लिखा रहे हैं। लिखिए ना, यहां भगत सिंह का जन्म लिखते हैं। आए क्या क्या आप बोल रहे हैं? क्या बिहार पुलिस एग्जाम कब होगा? पता नहीं, बता सकते। भगत सिंह, भगत सिंह सुनिए, है हीरो सब सुनिए। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के लायलपुर जिला के बंगा गांव में हुआ था। लायलपुर जिला के बंगा गांव में हुआ था। बंगा गांव में हुआ था। और इन्होंने जो जो महत्वपूर्ण घटना को इन्होंने अंजाम दिया है, उसमें ऐसे तो कई सारे क्रांतिकारी घटनाओं को भगत सिंह तथा उनके साथियों ने अंजाम दिया है, लेकिन जो दो मूल घटना है, लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या, और दूसरा केंद्रीय विधानसभा में, दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में खाली बेंच पर बम फेंका उन्होंने। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में। पब्लिक सेफ्टी बिल क्या था जानते हैं? पब्लिक सेफ्टी बिल के जरिए जो है ना, अंग्रेज यह दिखलाने का प्रयास कर रहा था कि हम भारत के आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए यह बिल पारित कर रहे हैं। लेकिन उस बिल के जरिए क्रांतिकारियों के आवाज को दबाया जाना था। उस बिल के जरिए क्रांतिकारियों के आवाज को दबाया जाना था। इसी वजह से पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध जो है आपको भगत सिंह तथा उनके साथियों ने किया था। तो तीन बात आप याद रखिएगा। जब उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका उस समय उनका उम्र, जब उन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया सॉन्डर्स की हत्या करके उस समय उनका उम्र, और जब उन्हें फांसी पर लटकाया गया था उस समय उनका उम्र कितना था। ये तीन बात जो है आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। जन्म वर्ष हम आपको लिख दिए हैं। अब देखिएगा कि आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम आपको बतलाए हैं। पहली बात तो हमने आपको यह बतलाया है कि भगत सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या 17 दिसंबर 1928 को किए। 17 दिसंबर 1928 को किए। तो जब ये काम किए थे तो उस समय उनका उम्र कितना था? थोड़ा जोड़िए घटाइए, क्या होगा? 21 बरस
से थोड़ा ज्यादा न हो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 21 बरस 3 माह। 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा आप कह सकते हैं ना जी। आए तो पहला पॉइंट आप लिखिए। देखिए यहां से बीपीएससी प्रश्न पूछा है, इसलिए हम ये लिखा रहे हैं, और एक बार पूछ दिया है, आगे भी पूछा जा सकता है। लिखिए, भगत सिंह का जन्म लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, नहीं लिखा तो लिख लीजिए। भगत सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के, भगत सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के लायलपुर जिला में, भगत सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के लायलपुर जिला में, लायलपुर जिला में बंगा गांव में, बंगा गांव में, बंगा गांव में 27 सितंबर 1907 को, 27 सितंबर 1907 को हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह, उनके पिता सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती कौर थी। उनके पिता सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती कौर थी। विद्यावती कौर सिख फैमिली से आते थे। विद्यावती कौर थी। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, भगत सिंह। नेक्स्ट पॉइंट, भगत सिंह जब लाहौर के पुलिस कप्तान भगत सिंह जब लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या किया, उस समय उनका उम्र 21 वर्ष और 3 माह हुआ करता था। लगभग 21 वर्ष और 3 माह हुआ करता था। उस समय उनका उम्र लगभग 21 वर्ष और 3 माह उस समय उनका उम्र लगभग 21 वर्ष और 3 माह हुआ करता था। 21 वर्ष और 3 माह हुआ करता था। अब इसके बाद भगत सिंह ने जो है, भगत सिंह की अगर हम लोग बात करें तो भगत सिंह ने जो है आपको 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। तो उस समय उनका उम्र अगर देखा जाए तो 21 वर्ष से अधिक था। और 21 वर्ष और कितना महीना होगा जी? 21 वर्ष और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल शुरू में है, समझे? यानी 21 वर्ष
और 6 माह समथिंग दिन, या 21 वर्ष 7 माह भी आप लिख सकते हैं। लगभग में लगभग शब्द दे करके 21 वर्ष 7 माह भी आप कह सकते, नहीं कह सकते हैं। यही प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछा था, ऑप्शन में था 21 वर्ष, 21 वर्ष से ज्यादा, 21 वर्ष से कम, 20 वर्ष, ऐसे करके ऑप्शन में था। तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर होता 21 वर्ष से अधिक, 21 वर्ष से अधिक। क्लियर है? तो नीचे से लिखिए। लिखिएगा, भगत सिंह जब दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, भगत सिंह जब दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव लिखना होगा, ऐसे लिख लीजिए, केंद्रीय विधानसभा लिख ना लीजिए, वो अंग्रेजी बोल दिए हम, ठीक है। दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा, ये तो आराम से लिख लीजिएगा। भगत सिंह जब दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, उस समय उनका उम्र लगभग 21 वर्ष और 7 माह, लगभग 21 वर्ष और 7 माह, लगभग 21 वर्ष और 7 माह हुआ करता था। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को न मिली है हो, तो थोड़ा जोड़ घटाव गुना भाग कीजिए ना। जब उन्हें फांसी मिला था उनका उम्र क्या था? कीजिए जोड़ घटाव गुना भाग। है महाराज, 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी मिला है, तो 7 3 21 3 24, लगभग 24 वर्ष, लगभग 24 वर्ष मान के चल सकते हैं। क्या विचार? हाँ, वही लगभग 24 वर्ष मान के चलिए ना। तो नीचे से लिखिएगा, भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी, भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी तो उनका उम्र लगभग भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी तो लगभग उनका उम्र 24 वर्ष। चलिए अब आगे, भगत सिंह को फांसी कौन जज दिया था जानते हैं? जेसी हिल्टन। कौन दिया था? देखिए नोट में है ना, है नीचे से एक पॉइंट और लिख लीजिए। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जज भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जज जीसी हिल्टन था। G.C. हिल्टन।
भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जज जीसी हिल्टन था। जीसी हिल्टन था। एक और बात पूछा जाता है, भगत सिंह का स्मारक कहां है? भगत सिंह का स्मारक है फिरोजपुर में। पिछले दिनों डेली टेस्ट में ये दिए हुए भी थे, ठीक है। और वो भी प्रश्न जो है बीपीएससी का पूछा हुआ है, समझ गए, जो टेस्ट में दिए हुए थे बीपीएससी क्वेश्चन बैंक से ही हम दिए थे। तो एक पॉइंट और लिखिए, भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में है। भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में है। पिछले क्लास में बता दिए थे, लिखाए नहीं थे ये सब बात, सोचे लिखा देते हैं आज। भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में है। फिरोजपुर हुसैनी वाला में है। चलिए अब आगे सुनिए हीरो सब, है हीरो सब सुनिए। भगत सिंह के बाद द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के एक प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद हुए। चंद्रशेखर आजाद हुए। उनका जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिला के भाभड़ा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड को भी अंजाम दिया था। अंग्रेजी सरकार की खजाना जब सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, उसको लूटने का काम भी चंद्रशेखर आजाद किए थे। और भगत सिंह जब लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या किए थे, तो भगत सिंह के साथ में चंद्रशेखर आजाद भी थे। अर्थात सॉन्डर्स की हत्या करने में चंद्रशेखर आजाद का भी योगदान रहा है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपने नाम में आजाद लगाए थे। और भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के जीवनी पर अजय देवगन का एक मूवी है, उसको आपको देखना चाहिए। देखिए एक बात आप जानिए, जैसे गांधी जी के जीवनी पर कोई मूवी है उसको देखना चाहिए, उधम सिंह के जीवनी पर कोई मूवी है उसको देखना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस के जीवनी पर कोई मूवी है उसको देखना चाहिए, भगत सिंह के जीवनी पर कोई मूवी है उसको देखना चाहिए। और अच्छे से देखना चाहिए आपको उसको, और समझना चाहिए। थोड़ा सा वो सब चीज जो है आपके दिमाग में सीधे तौर पर छपेगा। उस मूवी में चंद्रशेखर आजाद ये बात बोले भी हैं, जो भी रोल कर रहे थे चंद्रशेखर आजाद का, वो बोले भी है, हमारा नाम आजाद है और हम हमेशा आजाद रहेंगे। कभी भी वैसी नौबत नहीं आने देंगे हम अपने जीवन में कि हमें अंग्रेजों के गोली से मरना पड़े। और अगर जान देने की आवश्यकता होगी तो मैं अपना गोली स्वयं मारकर अपना जान ले लूंगा, लेकिन अंग्रेजों की गोली से मैं नहीं मरूंगा। और ऐसा हुआ भी। वे जो है, एक तो आप जानिए इस बात को कि काकोरी कांड में भी वे थे और सॉन्डर्स की हत्या में भी वो थे। दोनों से बच निकले। ना काकोरी कांड में वो अंग्रेजों के हत्थे चढ़े, ना सॉन्डर्स की हत्याकांड में वे अंग्रेजों के हत्थे चढ़े। हमेशा अपना वेशभूषा बदलते रहते थे, हमेशा अपना वेशभूषा बदलते थे, अपना नाम बदलते रहते थे। और क्रांतिकारी गतिविधियों को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने का काम चंद्रशेखर आजाद अपने नेतृत्व में किया करते थे। और चंद्रशेखर आजाद के साथ ही काम करने वाला एक क्रांतिकारी ही था, वीरभद्र तिवारी। दोस्त था चंद्रशेखर आजाद का।
जिस वीरभद्र तिवारी को चंद्रशेखर आजाद के विषय में हर कुछ पता होता था, वीरभद्र तिवारी ने ही चंद्रशेखर आजाद की गुप्त सूचना अंग्रेजों को दे दिया। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे, यह सूचना वीरभद्र तिवारी ने अंग्रेजों को दे दिया। और उसके बाद जो है अंग्रेजी पुलिस अल्फ्रेड पार्क पहुंचा और चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद के पास जो अस्त्र शस्त्र थे, जब तक उनके पास गोली बंदूक था तब तक वे लगातार लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन जब गोली खत्म होने लगा तो अंतिम गोली जो है वे स्वयं मार लिए और शहीद हो गए चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद कभी भी अंग्रेजों के हत्थे नहीं चढ़े और उनका जो प्रण था कि हम अंग्रेजों की गोली से नहीं मरेंगे, वैसा उन्होंने साबित भी कर दिखाया। समझ गए? तो चंद्रशेखर आजाद के विषय में हमारे ख्याल से सब चीज होना चाहिए नोट में। एक चीज, चंद्रशेखर आजाद काकोरी षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस। और एक बात जानिए, सॉन्डर्स की हत्या को लेकर जो केस चलाया गया है, उस केस को इतिहास में लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है। काकोरी कांड को लेकर जो केस चला है उसे काकोरी षड्यंत्र केस, और लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की हत्या को लेकर जो केस चला है उसे लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद काकोरी षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस दोनों में बच निकले थे और भगत सिंह से एक साल जो है लगभग सीनियर थे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो है 1906 में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 23 जुलाई 1906 को जो है चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भाबड़ा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। नीचे से लिखिएगा, तो दीजिए तो नोट लिखिएगा। चंद्रशेखर आजाद का जन्म चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 23 जुलाई 23 जुलाई 1906 को 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिला के भाबड़ा गांव में, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिला के भाबड़ा गांव में भाबड़ा यहां लिख दिए हैं, यहां लिखा हुआ है, यहां मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिला के भाबड़ा गांव में हुआ था। वे काकोरी कांड को भी अंजाम दिए, वे काकोरी कांड को भी अंजाम दिए तथा वे काकोरी कांड को भी अंजाम दिए तथा सॉन्डर्स की हत्या में भी भगत सिंह का साथ दिया था। सॉन्डर्स की हत्या में भी भगत सिंह का साथ दिया था। सॉन्डर्स की हत्या में भी भगत सिंह का साथ दिया था। सॉन्डर्स की हत्या में भी भगत सिंह का साथ दिया था। सॉन्डर्स की हत्या में भी भगत सिंह का साथ दिया था।
चलिए एक पॉइंट और लिखिए। तो देखिए ये बात हमारे ख्याल से नोट में होना चाहिए, दीजिए तो नोट, कि भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना, नहीं जो लिखाना चाहते थे वो भी है, चलिए ठीक है। यानी नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह किससे प्रेरित होकर किया? तो जोसेफ मेजनी ने 1831 में जो यंग इटली नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था, उसी से प्रेरित होकर के भगत सिंह ने जो है आपको नौजवान सभा नामक संगठन की स्थापना वर्ष 1926 ईस्वी में किया। क्लियर है ये बात? चलिए ठीक है। अब देखिए, अब आगे आप थोड़ा सा और समझिए और भी कुछ चीजों को जानिए। देखिए क्रांतिकारी, हीरो सब सुनिए ना, इधर उधर काहे कर रहे हैं। क्रांतिकारी की अगर बात की जाए तो क्रांतिकारियों को क्या चाहिए था जी? आए क्रांतिकारियों को चाहिए था आजादी, और वो भी पूर्ण आजादी, हां या ना? क्रांतिकारियों को चाहिए थी आजादी और वो भी पूरी की पूरी आजादी। और जो द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन था, द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना था पंजाब, उत्तर प्रदेश। पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। इसके बाद जो है आपको पंजाब, उत्तर प्रदेश के बाद बंगाल भी द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के एक प्रमुख केंद्र बने थे। और बंगाल जो द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के एक प्रमुख केंद्र बने थे, वहां से एक क्रांतिकारी उभर कर सामने आया था, उसका नाम था सूर्यसेन। सूर्यसेन को मास्टर दा भी कहा जाता था। और देखिए बंगाल में दादा का मतलब होता है भाई, बड़े भाई। दादा का मतलब होता है बड़े भाई। बंगाल के लोग अपने बड़े भाई को कहेगा दादा। जैसे सौरभ गांगुली को दादा पुकारा जाता है ना, हाँ सौरभ गांगुली को दादा कहा जाता है, हाँ ठीक है, उसको कहा जाता है दादा, मतलब बड़े भाई की संज्ञा जो है उन्हें दी गई है। तो था क्या कि आपको बंगाल में, उस समय का बंगाल, उस समय के बंगाल में बांग्लादेश भी था। बंगाल में एक चटगांव था, चटगांव बंदरगाह नगर था। उस समय के बंगाल में एक चटगांव था, चटगांव बंदरगाह नगर था। और चटगांव के ही सरकारी विद्यालय का टीचर था सूर्यसेन, शिक्षक था सूर्यसेन। लोग जो है प्यार से उन्हें मास्टर दा कहा करता था। सूर्यसेन के विषय में कहा जाता है कि सूर्यसेन ने चटगांव स्थित सरकारी शस्त्रागार को लूटा। यानी चटगांव में अंग्रेजों का जो है सरकारी गोली बंदूक का कारखाना था। चटगांव में अंग्रेजों का सरकारी गोली बंदूक का कारखाना था। उसे सूर्यसेन ने लूट लिया, उसे सूर्यसेन ने लूट लिया। और उसी आरोप में सूर्यसेन को 1933 में गिरफ्तार करके 1934 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया गया। 1934 ईस्वी में फांसी पर सूर्यसेन को जो है लटका दिया गया। और देखिए एक बात आप जानिए कि क्रांतिकारियों का तो लक्ष्य पूर्ण स्वराज अर्थात पूरी की पूरी आजादी अंग्रेजों से दिलाना था ही। क्रांतिकारियों के साथ साथ भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा के नेताओं की अगर हम लोग बात करें तो कम्युनिस्ट विचारधारा के नेताओं का भी लक्ष्य था भारत को पूर्ण स्वराज दिलाना है, मतलब भारत को अंग्रेजों से पूरी की पूरी आजादी दिलानी है। और वो भी क्रांति के माध्यम से अर्थात हिंसा के माध्यम से ही भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाना है। तो अब आप समझिएगा, एक तो क्रांतिकारी हुए, एक वर्ग क्रांतिकारी हुआ, क्रांतिकारी वर्ग हुआ जो भारत को अंग्रेजों से पूरी की पूरी आजादी दिलाने के पक्षधर थे।
और दूसरा वर्ग कम्युनिस्ट हुआ। कम्युनिस्ट एक प्रकार की विचारधारा है, कम्युनिस्ट एक प्रकार की विचारधारा है। तो दूसरा वर्ग कम्युनिस्ट हुआ, जो भारत को पूर्ण स्वराज दिलाने में विश्वास रखता था, वो भी हिंसा के बल पर, वो भी क्रांति के बल पर। और एक बात आप जानिए, भारत को पूर्ण स्वराज दिलाने का लक्ष्य सबसे पहले भारत की जिस राजनीतिक पार्टी ने अपना लक्ष्य बनाया, वह राजनीतिक पार्टी था भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। हम क्या बोले हैं इस बात को आप समझिएगा। देखिए, भारत में जैसे आज सैकड़ों राजनीतिक पार्टियां है कि ना है। बिहारी में देख लीजिए ना, राजद है, जदयू है, हम है, वीआईपी है ना जी। और भी बहुत सारा है, बिहार में भी और भी बहुत सारा है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, और भी है बहुत सारा। तो भाजपा है, कांग्रेस है, वो सब तो राष्ट्रीय पार्टी है। हम लोकल स्तर के पार्टी का नाम लिए हैं। तो भारत में वर्तमान में सैकड़ों राजनीतिक दल है, और जब देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय में भी देश में अनेकों राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी, जिसमें एक कांग्रेस भी था, जिसमें एक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भी था, एक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भी था। कांग्रेस ने अपना लक्ष्य 1929 में पूर्ण स्वराज को बनाया था। कांग्रेस ने 1929 के अपने लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में, कांग्रेस ने अपने 1929 के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में अपना लक्ष्य बनाया था पूर्ण स्वराज को। लेकिन अगर बात भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की जाए, तो जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, 1929 से पहले ही अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को बना लिया। 1929 से पहले ही भारत की कम्युनिस्ट पार्टी अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को बना लिया, पूर्ण स्वराज को बना लिया। बड़ी शानदार प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है? प्रश्न यह बनता है, सर्वप्रथम भारत की किस राजनीतिक पार्टी ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को बनाया? ऑप्शन में कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन में कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन में कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी। तो आंसर हो जाएगा आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और देखिए, आप इस बात को जानिए, कम्युनिस्ट विचारधारा का मतलब साम्यवादी विचारधारा का। कम्युनिस्ट अंग्रेजी है, हिंदी है साम्यवाद। साम्यवाद एक प्रकार की विचारधारा है, साम्यवाद एक प्रकार की विचारधारा है। इस विचारधारा में क्या है जानते हैं? एक आध को तत्व बताते हैं इस विचारधारा का, साम्यवादी विचारधारा का। यानी जितना संपत्ति है, उस संपत्ति पर सबका बराबर अधिकार। साम्यवादी विचारधारा ये है। यानी जो भी संपत्ति है, सब सरकारी संपत्ति होगा और सब पर सभी का समान अधिकार होगा, सभी पर समान अधिकार होगा। ठीक भी है, खराब भी है, समझ गए? तो इन चीजों में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि भारत में कम्युनिस्टों का आगमन, अर्थात साम्यवादी विचारधारा का आगमन भारत में रूस से हुआ है। कहां से हुआ है? रूस से। भारत में कम्युनिस्टों का जो आगमन हुआ है, भारत में कम्युनिस्टों का आगमन रूस से हुआ है। कहां से हुआ है? रूस से।
रूस से भारत में कम्युनिस्टों का आगमन हुआ है। और यहां पर कम्युनिस्टों की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं जानते हैं? यहां पर कम्युनिस्टों की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नीति क्रांतिकारियों का था वही नीति कम्युनिस्टों का भी था। जैसे क्रांतिकारी पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे, चाहे पूर्ण स्वराज हिंसा से ही मिले, लेकिन चाहिए पूर्ण स्वराज। उसी प्रकार से कम्युनिस्टों को भी पूर्ण स्वराज चाहिए, चाहे वह पूर्ण स्वराज हिंसा के बल पर ही मिले, उससे मतलब नहीं है, लेकिन चाहिए कम्युनिस्टों को भी पूर्ण स्वराज, अर्थात पूरी की पूरी आजादी। इसलिए क्रांतिकारियों की बात करते करते कम्युनिस्टों पर भी हम आ गए। अब देखिए, जैसे क्रांतिकारियों पर कई सारे केस मुकदमा चलाए गए हैं। लाहौर षड्यंत्र केस हो गया, काकोरी षड्यंत्र केस हो गया, अलीपुर षड्यंत्र केस हो गया, हावड़ा षड्यंत्र केस हो गया, नासिक षड्यंत्र केस हो गया, दिल्ली षड्यंत्र केस हो गया। ये सब क्रांतिकारियों के ऊपर चलाए गए केस हैं, है कि ना? है ना? और सब केस की चर्चा हम आपके साथ किए हैं ना? एकदम से हम किए हैं। अब यहां पर थोड़ा सा आप जानिए, पेशावर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस और मेरठ षड्यंत्र केस। मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। हे, बंद कीजिए कूलर हो, एकदम कूलर के हवा मजा लेके सो रही है। हाँ, बंद कर दीजिए, रहने दीजिए, उसको लगे रहने दीजिए, कोई बात। चलिए, तो पेशावर षड्यंत्र केस क्या है, कानपुर षड्यंत्र केस क्या है और मेरठ षड्यंत्र केस क्या है, इसकी चर्चा अभी हम आपके साथ करने जा रहे हैं। इसमें से बिहार एसआई परीक्षा में मेरठ षड्यंत्र केस, बिहार एसआई परीक्षा में मेरठ षड्यंत्र केस से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया है मेरठ षड्यंत्र केस से, पहले आप इसको जान लीजिए, फिर हम आपको लास्ट में बताएंगे यहां से फलना प्रश्न जो है आपको पूछा गया है। ठीक है? तो अब नीचे से आप एक पॉइंट लिखिए पहले, फिर आगे बताएंगे। लिखिएगा, लिखिएगा, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी हुआ जिसने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य को बनाया। जिसने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य को बनाया, जिसने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य को बनाया, फुल स्टॉप। कम्युनिस्ट, उसी में कम्युनिस्ट भी क्रांतिकारियों के मार्ग पर चलते हुए
कम्युनिस्ट भी क्रांतिकारियों के मार्ग पर चलते हुए, 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 क्रांतिकारियों के मार्ग पर चलते हुए, क्रांतिकारियों के मार्ग पर चलते हुए भारत को पूर्ण स्वराज दिलाने के पक्षधर थे। भारत को पूर्ण स्वराज दिलाने के पक्षधर थे। भारत को पूर्ण स्वराज दिलाने के पक्षधर थे। चलिए अब सुनिएगा। तो एक बात बताइए गुरुजी लोग, क्रांतिकारियों का नीति क्या था? पूर्ण स्वराज। लेकिन कौन बल पर? हिंसा के बल पर ना। इसी वजह से न क्रांतिकारी से अंग्रेज डरता था जी। इसी वजह से क्रांतिकारी से अंग्रेज डरता था। तो भारत में एक तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी अंग्रेजों को डराने के लिए था ही। उसके बाद कहा जाता है रूस की राजधानी मॉस्को से, रूस की राजधानी मॉस्को से, मॉस्को से यानी रूस से, रूस से कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता भारत आए, भारत आए और भारत आकर के वे भारत में क्रांति फैलाना चाहते थे। रूस के मॉस्को शहर से आने वाले कम्युनिस्ट नेता भारत आकर भारत में क्रांति फैलाना चाहता था। तो मॉस्को से आने वाले, मॉस्को से भारत आने वाले कम्युनिस्ट नेता, गौर से सुनिएगा, मॉस्को से भारत आने वाले कम्युनिस्ट नेता जो भारत में क्रांति फैलाना चाहता था, उन कम्युनिस्ट नेताओं को क्रांति फैलाने से पहले ही, उन कम्युनिस्ट नेताओं को क्रांति फैलाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके पेशावर में, पेशावर वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान में, उस समय पेशावर भारत में ही था। तो मॉस्को से आने वाले कम्युनिस्ट नेता जो भारत में क्रांति फैलाना चाहता था, उन कम्युनिस्ट नेताओं को क्रांति फैलाने से पहले ही गिरफ्तार कर पेशावर में उन पर केस चलाया गया 1922-23 में। पेशावर में उन पर केस चलाया गया 1922-23 में। इसी केस को इतिहास में कहा जाता है पेशावर षड्यंत्र केस, पेशावर षड्यंत्र केस। और देखिए, जैसे गदर आंदोलन के क्रांतिकारी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत आकर क्रांति फैलाना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों को जब मालूम हो गया तो अंग्रेजों ने क्रांति होने से पहले ही गदर आंदोलन के आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर उसके आवाज को दबा दिया। हां या ना? हां ना? उसी प्रकार से रूस से जो कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता भारत आकर के क्रांति फैलाना चाहता था, उस क्रांति को फैलने देने से पहले ही उसके आवाज को दबाने के लिए पेशावर षड्यंत्र केस चलाया गया। खैर, पेशावर षड्यंत्र केस का बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व नहीं है, परंतु इसके बाद अगला है कानपुर षड्यंत्र केस। कानपुर षड्यंत्र केस का महत्व है। कानपुर षड्यंत्र केस क्या है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा।
कानपुर षड्यंत्र केस। और यह केस चला है वर्ष 1924 में। यह केस चला है वर्ष 1924 में। क्या है कानपुर षड्यंत्र केस, आप इसको समझिएगा। लेकिन उससे पहले पीछे में क्या हो रहा है हीरो सब, एकदम जब हम बके ना एकदम सावधान मुद्रा में, समझ गए। सिर्फ हमको सुनिए, हमको देखिए। सुनिए अब कानपुर षड्यंत्र केस क्या है, इसको आप समझिएगा। एक बात बताइएगा, द्वितीय चरण का क्रांतिकारी आंदोलन इसलिए उभरा क्योंकि असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ। और द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1924 में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1924 में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, हां या ना? हाँ, बुलाई गई थी ना। और उसी बैठक में ना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई, हां या ना? एकदम से हां। द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जो क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1924 में कानपुर में हुआ था जी। आए हुआ था ना। अब देखिए 1924 में भारत के क्रांतिकारियों की बैठक जो कानपुर में हुई, उसको लेकर अंग्रेजों के मन में क्या विचार आया पता है? अंग्रेजों के मन में यह विचार आया और अंग्रेजों को यह लगा, अंग्रेजों को यह लगा, अंग्रेजों को यह लगा कि अंग्रेजों को यह लगा कि जो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट नेता है, साम्यवादी विचारधारा के नेता है, साम्यवादी विचारधारा के नेता ही क्रांतिकारियों को भारत में क्रांति फैलाने के लिए प्रेरित कर रहा है। गौर से सुनिएगा। अंग्रेजों को 1924 में कानपुर में हुए क्रांतिकारियों की बैठक से यह लगा कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता है वही भारत के क्रांतिकारियों को क्रांति फैलाने के लिए प्रेरित कर रहा है। कुछ समझ रहे हैं? एक बार फिर से इस चीज को सुनिए आप। देखिए एक बात बताइए, 1924 में भारत के क्रांतिकारियों की बैठक कानपुर में हुई, हां या ना? हुई थी ना। तो 1924 में क्रांतिकारियों की बैठक जो कानपुर में हुई थी, उस बैठक को लेकर अंग्रेजों को यह लगा कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता है, कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता ही भारत के क्रांतिकारियों को भारत में क्रांति फैलाने को लेकर प्रेरित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। इसी को लेकर उस समय के भारत के प्रमुख कम्युनिस्ट नेता ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी सेनगुप्ता, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन सभी को गिरफ्तार करके कानपुर में
इन कम्युनिस्ट नेताओं के ऊपर 1924 ईस्वी में जो केस चलाया गया है, उसी केस को इतिहास में कहा जाता है कानपुर षड्यंत्र केस। और कानपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत ही ऐसे डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी सेन गुप्ता, इन लोगों को सजा सुनाई गई थी। इन लोगों को सजा सुनाई गई थी। परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, नलिनी सेन गुप्ता जैसे कम्युनिस्ट नेताओं को किस केस में सजा सुनाई गई थी? तो आंसर हो जाएगा कानपुर षड्यंत्र केस। कानपुर षड्यंत्र। क्लियर है ये बात? इसको परीक्षा के लिहाज से आप याद रखिएगा। इसके बाद अब आगे है मेरठ षड्यंत्र केस। मेरठ षड्यंत्र केस क्या है? मेरठ षड्यंत्र केस, इसको आप थोड़ा समझिएगा, यह परीक्षा के लिहाज से थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत में कम्युनिस्टों का आगमन हो चुका था और कम्युनिस्ट भी, हमने आपको बार बार बतलाया है, कम्युनिस्ट भी भारत को आजादी हिंसा के बल पर दिलाने में ही विश्वास करते थे। और विशेष तौर पर साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन के बाद, विशेष तौर पर साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन के बाद क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ गई थी। विशेष तौर पर साइमन कमीशन आयोग का जब भारत आगमन हुआ, साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ। साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन के बाद भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ गई थी। भारत में बढ़ी हुई क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, पर रोक लगाने के लिए अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही थी। उसी क्रम में वर्ष 1929 में, उसी क्रम में वर्ष 1929 में 1929 वर्ष 1929 में 32 कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार किया गया। 32 कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार किया गया। देश भर से, पूरे देश से 32 कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार किया गया। और उन कम्युनिस्ट नेताओं में कुछ व्यापारी भी थे। उन कम्युनिस्ट नेताओं में कुछ व्यापारी भी थे। और उन कम्युनिस्ट नेताओं में कुछ भारतीय थे, कुछ ब्रिटिश थे। उन कम्युनिस्ट नेताओं में कुछ भारत के लोग थे और कुछ ब्रिटिश लोग भी थे। और देखिए, निर्दोष लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। अब व्यापारी को क्या लेना देना है आंदोलन से? व्यापारी को आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। तो कुछ निर्दोष व्यापारियों को भी गिरफ्तार किया गया था। 32 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था, उसमें कुछ व्यापारी को भी गिरफ्तार किया गया था। और 32 कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार करके मेरठ में उन पर केस चलाया गया है, जिस केस को इतिहास में मेरठ षड्यंत्र केस कहा जाता है। मेरठ षड्यंत्र केस के विषय में कहा जाता है कि मेरठ षड्यंत्र केस की चर्चा वैश्विक स्तर पर हुई है। जो मेरठ षड्यंत्र केस है, उसकी चर्चा पूरे विश्व स्तर पर हुआ है। आइंस्टीन जैसे लोगों ने, H.G. वेल्स जैसे लोगों ने, रूजवेल्ट जैसे लोगों ने मेरठ षड्यंत्र केस की चर्चा की और इस केस के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए 32 कम्युनिस्टों के प्रति अपनी सहानुभूति रूजवेल्ट, हेराल्ड लास्की, H.G. वेल्स, आइंस्टीन जैसे लोगों ने अपनी सहानुभूति व्यक्त किया। कि मतलब उन लोगों ने यह कहा कि नहीं, ये तो निर्दोष लोग हैं, इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों हुई है? ये लोग तो निर्दोष लोग हैं, ये तो व्यापारी हैं। लेकिन फिर भी अब अंग्रेजों का मन था, गिरफ्तार किया। और देखिए, 32 कम्युनिस्ट नेताओं में
तीन गो ब्रिटिश कम्युनिस्ट भी था, 3 गो ब्रिटेन के कम्युनिस्ट नेता थे। जो मेरठ षड्यंत्र केस में 32 गो कम्युनिस्ट नेता को गिरफ्तार किया गया था, जो मेरठ षड्यंत्र केस में 32 गो कम्युनिस्ट नेता को गिरफ्तार किया गया था, उसमें 3 गो अंग्रेज भी था, 3 गो अंग्रेज भी था। एगो का नाम था फिलिप एस्प्रिट, दूसरे का नाम था ब्रेन बेडले, और तीसरे का नाम था लिस्टर हचिनसन। लिस्टर हचिनसन। आपके बिहार एसआई परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। क्या पूछा गया था आपके बिहार एसआई परीक्षा में? यह पूछा गया था कि मेरठ षड्यंत्र केस में किस ब्रिटिश कम्युनिस्ट नेता को गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका उत्तर होता फिलिप एस्प्रिट। फिलिप एस्प्रिट ऑप्शन के अनुसार। ऐसे 3 गो ब्रिटिश थे, फिलिप एस्प्रिट, ब्रेन ब्रेडले और लिस्टर हचिनसन। लिस्टर हचिनसन। तो पेशावर षड्यंत्र केस उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कानपुर षड्यंत्र केस महत्वपूर्ण है, और मेरठ षड्यंत्र केस जो है आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक बार आपका बिहार एसआई परीक्षा पूछ दिया है, दोबारा भी पूछ सकता है। आप ये मत समझिएगा कि दोबारा नहीं पूछेगा, क्योंकि जैसे एक आध गो एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया था। यह प्रश्न आपके बिहार एसआई परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा है। यह प्रश्न आपके बिहार एसआई परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा है। तो यह प्रश्न भी आपसे दोबारा पूछा जा सकता है। समझ गए? अब नीचे से आप नोट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा। क्या हो रहा है जी? क्या हुआ? बैठने में दिक्कत हो रहा है? कहाँ दिक्कत है? हमको तो कहीं दिक्कतें नजर आ रहा है। जानते हैं, जिसको जितना जगह बढ़िया से मिलेगा उसको उतना दिक्कत होता है। देखिए लड़का लोग आप लोग से कितना सुंदर है, खड़ा होकर के पढ़ता है सीढ़ी पर है। आप लोग से तो ज्यादा पैसों दिया है वो सब। बताइए, आप लोग का तो लगभग 50% में एडमिशन होता है। लड़की लोग 50% का फायदा उठाई है ना जी? हाँ हाँ, उठेबे करेगी फायदा की। लिखिए, लड़के का मारन है न हो। अरे आप लोग से ज्यादा पैसा इसलिए ले लेते हैं कि आप लोग इको पार्क नहीं जाए, समझे? लिखिए, कानपुर षड्यंत्र केस। कानपुर षड्यंत्र केस। कानपुर षड्यंत्र केस लिखिएगा। कॉस्ट में 1924 लिख लीजिए। कानपुर षड्यंत्र केस कॉस्ट में 1924। पेशावर वाला न है महत्वपूर्ण, काहे जगह छोड़ रहे हैं? महत्वपूर्ण रहता तो हम लिखा न देते। हाँ, अरे ना है महत्वपूर्ण, काहे के लिए कॉपी भरिएगा बेवजह का? महत्वपूर्ण है? अरे नहीं है जरूरी, समझिए ना बात को आप। लिखिए, कानपुर षड्यंत्र केस। पेशावर महत्वपूर्ण नहीं है, रहता तो हम लिखा देते, हम अपने लिखा देते। ठीक है, लिखिए, कानपुर षड्यंत्र केस कॉस्ट में 1924। लिखिए, लिखिए, उन्नीस सौ चौबीस में 1924 में भारतीय क्रांतिकारियों की बैठक 1924 में भारतीय क्रांतिकारियों की बैठक
कानपुर में हुई। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ब्रिटिशों को ब्रिटिशों को ब्रिटिशों को यह लग रहा था कि 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 कम्युनिस्ट नेता कम्युनिस्ट नेता भारत के क्रांतिकारियों को क्रांति करने को लेकर प्रेरित कर रहा है। कम्युनिस्ट नेता भारत के क्रांतिकारियों को कम्युनिस्ट नेता भारत के क्रांतिकारियों को क्रांति करने के लिए प्रेरित कर रहा है। कम्युनिस्ट नेता भारत के क्रांतिकारियों को क्रांति करने के लिए प्रेरित कर रहा है। कम्युनिस्ट नेता भारत के क्रांतिकारियों को क्रांति करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिस कारण मुजफ्फर अहमद एस ए डांगे नलिनी सेन गुप्ता जैसे कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर कानपुर में केस चलाया गया। कानपुर में केस चलाया गया जिसे कानपुर षड्यंत्र केस जिसे कानपुर षड्यंत्र केस कहते हैं। जिसे कानपुर षड्यंत्र केस कहते हैं। इस केस के तहत कुछ कम्युनिस्ट नेताओं को इस केस के तहत कुछ कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर
इस केस के तहत कुछ कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। इस केस के तहत कुछ कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। चलिए आगे हेडिंग मारिए, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 1933। मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 1933। मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 1933 लिखिएगा। ब्रिटिश प्रशासन ने ब्रिटिश प्रशासन ने 32 ब्रिटिश प्रशासन ने 32 कम्युनिस्ट नेताओं को ब्रिटिश प्रशासन ने 32 कम्युनिस्ट नेताओं को ब्रिटिश प्रशासन ने 32 कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर मेरठ में जो मुकदमा चलाया उसे मेरठ षड्यंत्र केस कहते हैं। इस केस में तीन ब्रिटिश इस केस में 3 ब्रिटिश कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता को भी गिरफ्तार किया गया था। 3 ब्रिटिश कम्युनिस्ट विचारधारा के नेता को भी गिरफ्तार किया गया था। एक नंबर में फिलिप एस्प्रीट, 2 नंबर में बेन ब्रेडले, 3 नंबर में लिस्टर हचिनसन। तीन ब्रिटिश कम्युनिस्ट नेता को भी गिरफ्तार किया गया था जो निम्न है। 1 नंबर में फिलिप एस्प्रीट, 2 नंबर में बेन ब्रेडले, 3 नंबर में लिस्टर हचिनसन। बोर्ड पे लिख दिए हैं। अब नोट देकर के लिखिएगा। नोट देकर लिखिएगा। मेरठ षड्यंत्र केस की चर्चा मेरठ षड्यंत्र केस की चर्चा
मेरठ षड्यंत्र केस की चर्चा वैश्विक स्तर पर मेरठ षड्यंत्र केस की चर्चा वैश्विक स्तर पर हुई है। वैश्विक स्तर पर हुई है। इस केस के अभियुक्तों को लेकर आइंस्टीन H.G. वेल्स एज हो गया है तो H.G. वेल्स इस केस के अभियुक्तों को लेकर आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट। देखिए आइंस्टीन के विषय में तो आप जानते हैं, ये कौन था? वो फिजिक्स का था, वैज्ञानिक था। और ये सब जो है ना, जैसे आज के वैश्विक स्तर के बड़े नेता कौन कौन है? व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है जी? क्या नाम? जो बाइडेन। ये सब वैश्विक स्तर का नेता है। वैसे ही जो H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट, ये सब वैश्विक स्तर का नेता था अपने समय का, समझ गए? तो ये सब जो है चर्चा किया था और मेरठ षड्यंत्र केस में फंसे अभियुक्तों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त किया था, समझ गए? इस केस के अभियुक्तों को लेकर आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट जैसे नेताओं ने रूजवेल्ट जैसे नेताओं ने अपनी सहानुभूति व्यक्त किया। अपनी सहानुभूति व्यक्त किया। अपनी सहानुभूति व्यक्त किया। ठीक है, चलिए तो हो गया। अब क्या करना है जानते हैं? सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण पढ़िए और उसके बाद आज कॉपी में जितना लिखा है उसको पढ़िए। 5 मिनट में दोनों पढ़ लिया जाना चाहिए। अब 5 मिनट के बाद हम पूरा याद करवाएंगे, समझे? और जल्दी पढ़िए, होमवर्क भी पूछना है आगे हमको। पढ़िए, पढ़ने बोले हैं, क्या कर रही है जी? पढ़िए जल्दी। ऑनलाइन वाले लोग पढ़िए। ऊपर 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 वाले लोग पढ़िए, जल्दी पढ़िए। सीढ़ी पर क्या क्या नीचे देख रहे हैं हीरो? नीचे क्या देख रहे हैं? पढ़िए, कॉपी पढ़िए अपना। पढ़िए, क्या हो रहा है?
सब चैं चैं करते रहती है। तो क्या हुआ? क्या पेड़ से मारते रहती है? काहे पीछे से मारती है? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। हाँ तो अपना पैर कंट्रोल में रखिए, अपने एरिया में रखिए, दूसरे के एरिया में काहे इंटर करते हैं आप? हे, पढ़ रही है जी, पढ़िए जल्दी। हे, पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए हीरो साहब? पढ़ रही है कि दांत निकाल रही है जी? है, पढ़ रही है कि दांत निकाल? पढ़िए जल्दी। बस बस बस, कॉपी आज जितना लिखाए हैं। लगता है पढ़ लिया आप लोग, नहीं पढ़े? पढ़िए जल्दी। है, हो गया, आप पढ़ लिए होंगे। है, दीजिए तो। है, आइए याद करते हैं, आइए इधर। हाँ, बताइए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? 1900। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? किसने किया? सचिंद्र। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया?
बंदी जीवन किसकी रचना है? सचिंद्र। काकोरी कांड कब हुआ है? 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड कब हुआ है? काकोरी कांड कब हुआ है? काकोरी कांड केस के मुख्य सूत्रधार कौन थे? राम प्रसाद। अच्छा, राम प्रसाद बिस्मिल को कौन जेल में फांसी दिया गया? गोरखपुर ना। राम प्रसाद बिस्मिल को कौन जेल में फांसी दिया गया? गोरखपुर ना। रोशन सिंह को राजेंद्र लाहिरी। अशफाकुल्ला खां। प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी कौन हुआ जिसे फांसी की सजा दी गई? अशफाकुल्ला। और किसको फांसी पर चढ़ने से पहले दूध दिया गया था तो वो नहीं पिया और पीने से इनकार करते हुए कहा कि मैं सिर्फ अपनी मां का दूध पीऊंगा? राम प्रसाद। यंग इटली के संस्थापक कौन है? मेजिनी। यंग इटली के संस्थापक। नौजवान सभा के संस्थापक। नौजवान सभा की स्थापना कब हुई है? 1900। अच्छा, भगत सिंह के साथ मिलकर किसने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया? चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या भगत सिंह राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने कब किया? 17 दिसंबर 1900। और इसी संदर्भ में जो केस चलाया गया उसे क्या कहते हैं? लाहौर षड्यंत्र। भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई है? 23 मार्च 1900। भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई है? अच्छा, भगत सिंह को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को किस केस के अंतर्गत दी गई है? लाहौर षड्यंत्र। भगत सिंह के खिलाफ मुखबिरी कौन किया था? फणींद्रनाथ घोष। भगत सिंह के खिलाफ मुखबिरी कौन किया था? भगत सिंह के खिलाफ मुखबिरी कौन किया था? ये असेंबली दिल्ली में बम कब फेंका? 8 अप्रैल 1900। लाहौर जेल में फैली कुव्यवस्था के खिलाफ किस क्रांतिकारी ने 63 दिनों का भूख हड़ताल किया? जतीन। बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी कौन बनाया था? चटगांव स्थित सरकारी शस्त्रागार को किसने लूटा? चटगांव स्थित सरकारी शस्त्रागार को किसने लूटा? सूर्यसेन ने। अब कॉपी में जो आज लिखाए हैं वो सब याद करवाते हैं, आइए जल्दी। काकोरी कांड में नामजद क्रांतिकारियों को बचाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक बचाव समिति का गठन किया गया? गोविंद बल्लभ। काकोरी कांड में नामजद क्रांतिकारियों को बचाने के लिए किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया? गोविंद बल्लभ। काकोरी केस में लोक अभियोजक अर्थात सरकारी वकील के तौर पर काम कौन किया? जगत नारायण। भगत सिंह का जन्म कौन गांव में हुआ था? बंगा। कौन गांव में? कब हुआ है? 27 सितंबर 1900। भगत सिंह के पिता का नाम? सरदार किशन सिंह। माता विद्यावती कौर। भगत सिंह के पिता का नाम? माता। चलिए, इसके बाद भगत सिंह जब लाहौर के पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या की थी उस समय उनका उम्र? जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था उस समय उम्र? जब फांसी की सजा मिली थी उस समय उम्र? भगत सिंह को फांसी की सजा किसने सुनाई थी? कौन सुनाया था? जीसी। भगत सिंह का स्मारक कहां है? चंद्रशेखर आजाद का जन्म कब हुआ है?
23 जुलाई 1900। कौन ऐसे क्रांतिकारी नेता हुए जो लाहौर षड्यंत्र केस और काकोरी षड्यंत्र केस दोनों में बच निकले थे? चंद्रशेखर। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन हुए जो जिसने सर्वप्रथम अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज को बनाया? आए कम्युनिस्ट। मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, नलिनी सेनगुप्ता को किस केस में जेल की सजा सुनाई गई? आए कानपुर षड्यंत्र। मेरठ षड्यंत्र केस में कितने ब्रिटिश कम्युनिस्ट को गिरफ्तार किया गया? कितने? कौन कौन? मेरठ षड्यंत्र केस में कितने ब्रिटिश कम्युनिस्ट नेता को गिरफ्तार किया? कितना? कौन कौन? अच्छा, मेरठ षड्यंत्र केस की चर्चा वैश्विक स्तर पर हुई। इस केस के अभियुक्तों के प्रति अपनी सहानुभूति किस किस ने व्यक्त किया? क्लियर है? पकड़िए, होमवर्क क्या दिए थे? दीजिए तो, क्या दिए थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड से असहयोग दिए थे ना। अगला होमवर्क, स्वराज पार्टी। रुकिए, इतिहास रोक रहे हैं। इतिहास तो आप लगभग आ ही न गए हैं जहां तक पढ़े। देखिए, सुनिए, सुनिए ना। और कल तो मेरा क्लास है ही है। नहीं, कल रहने दीजिए, कल रहने दीजिए, कल रहने दीजिए। कल बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 देंगे, ठीक है? बीच में रविवार होगा, एक दिन का गैप होगा। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 कर लीजिएगा। है? नहीं होगा, हो जाएगा। पढ़ने वाला के लिए हो जाना चाहिए, ठीक? हो जाएगा ना। तो अगला होमवर्क है स्वराज पार्टी और भारत के क्रांतिकारी आंदोलन। आज तक जितना पढ़ाए हैं उतना पढ़े हुए हैं, 2 दिन पहले पढ़े हैं। और जो होमवर्क नहीं करते हैं उसको हम नानी याद दिला देंगे, समझ गए? तो एकदम करना है। अरे कल परसों पढ़े हैं आप जी, कोनो ज्यादा दिन हुआ है कि ज्यादा होमवर्क नहीं कर पाइएगा? है? कर लीजिएगा ना। हो करना है। और कोनो काम है आप लोग को? तब बताइए, पढ़ना है उसमें भी जो है। चलिए, अगला होमवर्क है स्वराज पार्टी से लेकर पूरा क्रांतिकारी आंदोलन। पढ़े हैं अभी, तुरंत समझे हैं, आराम से 2 घंटा बैठ जाइएगा तो याद हो जाएगा, लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा। 2 घंटा बहुत है, 2 घंटा, समझे? तो चलिए, अब जिससे पूछते हैं वही जवाब दीजिएगा, नहीं तो हम माइक बंद कर देंगे। खड़ा होइए। बताइए, चोरी चोरा कांड के वजह से कौन आंदोलन स्थगित हुआ? असहयोग आंदोलन। है, खड़ा होइए। असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्त्रों का होलिका दहन किया जा रहा था, उसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए आप। गांधी जी जब असहयोग आंदोलन स्थगित किए तो गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव कौन लाया था? सब जवाब दे दी है, आप ही नहीं दे रहे हैं। कौन लाया था जी? डॉक्टर। गलत बात है, ठीक है? खड़ा होइए, लड़की खड़ा होइए आप। नहीं, इधर इधर। अरे इधर रेड ड्रेस है, रेड ड्रेस है। हाँ, का है? आपसे उठा के नहीं पूछ सकते, मारेंगे। बोलती है हम। अच्छा, पहला क्लास है, पढ़ रही है ना? हाँ, पढ़िए मन से।
जब गांधी जी असहयोग आंदोलन स्थगित किए तो कौन कहा था जब जनता का उत्साह चरम पर हो उस समय आंदोलन? सुभाष चंद्र। अरे चश्मा वाली, आपके चश्मा में तो बहुत पावर है लगता है जी, है ना? हाँ, खड़ा हो जाइए। असहयोग आंदोलन कब से शुरू हुआ है? वो तो 1920 ठीक है, डेट के साथ 10 अप्रैल मारेंगे हम, मुझे तोड़ देंगे। 1 अगस्त 1900, आपने बोले हैं, सही जवाब नहीं दिए, ठीक है। है खड़ा हो, यही लड़की खड़ा हो, ये तो हाँ खड़ा हो। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड को किसने जानबूझकर की गई हत्याकांड की संज्ञा दी? क्या बोल रहे? सीएफ बोले हैं आप? बोलिए जी, वो बोलिए। नहीं बोल, हम तो नहीं सुने। बताइए, हंटर कमीशन आयोग में 8 गो सदस्य था, 5 गो अंग्रेज, 3 गो भारतीय। तीनों भारतीय का नाम बताइए। शांत रहिए, क्या बोल रहे हैं? जगत नारायण, हाँ ठीक है। चिमनलाल सीतलवार, ठीक है। बैठ जाइए, पढ़ा लिखा कीजिए सब लोग, समझे? मेरा टाइम ही खत्म हो गया, अब जा रहे हैं अगले क्लास में। कल शनिवार है। हाँ, नहीं हुआ है, करवा ना लीजिएगा। नहीं कर रहा है, रिक्वेस्ट कीजिए, कहिए भैया एडमिशन कर ना दीजिए, कर देगा। अच्छा दीजिए, कॉपी दीजिए, लिख है, वहीं बैठिए, वहीं बैठिए, आना नहीं, इधर इधर नहीं आना। अब मेरे पास टाइम कहाँ है, हम देंगे आपको टाइम। एग्जाम है तो जाइए ना, दीजिए ना, दीजिए, पेन दीजिए, एडमिशन कर दीजिए, यही लिख दे, एडमिशन कर दीजिए। क्या तारीख है आज? पेन किसका? आपका है? चलिए, कल शनिवार न है, हो सुनिए, कल है रिवीजन। बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। कल है रिवीजन क्लास। कल क्या है? रिवीजन क्लास। कल बिहार करेंट, कल शनिवार है, बिहार का होगा, करेंट का क्लास होगा, और साथ ही साथ रिवीजन होगा, है मिसलेनियस भी होगा, हाँ, और रिवीजन भी होगा, समझे? कल सब चीज का रिवीजन होगा। और कल जो है बिट्टू सर के क्लास के बाद जो है आप 10-15 मिनट इधर उधर कर लीजिएगा। बिट्टू सर आ गए? आ गए हैं? बिट्टू सर आ गए हैं तो ठीक है, हम निकलेंगे तो सर आएंगे क्लास में, तो इसमें हड़बड़ी क्या है? 5:30 बजे सर का क्लास होता है, 5:20 है अभी, ठीक है? तो इतना काहे नोटंकी कर रहे हैं आप लोग? अजीब हाल है। हाँ, कल बिट्टू सर के क्लास के बाद, कल की बात हम कर रहे हैं, आज नहीं, कल 10-15 मिनट अपना फ्रेश हो जाइएगा आप, या आधा घंटा मैक्सिमम, क्योंकि कल जो रिवीजन चलेगा थोड़ा लॉन्ग टाइम चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ा दिए हैं, समझे? तो कल रिवीजन थोड़ा लॉन्ग टाइम चलेगा, तो इसलिए जो है बिट्टू सर के क्लास के बाद जो अपना देह हाथ झाड़ लीजिएगा, ताकि 3 घंटा तक बैठ सके, कम से कम 3 घंटा, ठीक है? तो ऐसे थोड़े होता है, रिजल्ट बकैती करने से नहीं होता है, समझे? रिजल्ट होता है मेहनत करने से, बकैती करने से रिजल्ट होता तब तो सब रिजल्ट ले लेता, समझे? चलिए मिलते हैं, और आगे आज तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, गैप, तो इधर उधर आप लोग नहीं कीजिएगा, सर इंटर कर जाएंगे जल्दी, ठीक है? और आज इकोनॉमिक्स होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्या बोले? 1 चैप्टर और बायो, अच्छा ठीक, चलिए हमको निकलने दीजिए, तब मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।